मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 का। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये डीओई की तरफ से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आया है 24-25 का क्लास 9 उर्दू बी का मतलब हो गया जान पहचान वाली बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 80 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको ना 10th और 12th इन दो के तो सैम्पल पेपर आए थे। ठीक है, तो वो विद आंसर मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं क्लास 11th की, तो उसका अभी तक ना तो हमें सैम्पल पेपर मिल पाया है और ना ही प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो मैं 11th क्लास के बच्चों से तो भाई सॉरी कहूँगी, क्योंकि अभी तक बोर्ड ने ऐसा कुछ जारी नहीं किया है क्लास 11th के लिए। ठीक है, हाँ, अगर हम बात करें क्लास 8 की और क्लास 9 की, तो उन दो क्लासेस के लिए बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर की जगह पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जारी किए हैं। ठीक है, इसके आपके आंसर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको सारे आंसर्स साथ के साथ बताती चलूँगी, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी आपके साथ। कोई भी डाउट होगा तो वो आप लोग मुझे बाद में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। अब देखिए, यहाँ पहले तो आपको आम हिदायत दी गई है कि भाई आपको सारे सवाल करने हैं, जिस सवाल को जिस तरह से कहा गया है वैसे ही लिखना है। ठीक है, और हर सवाल के आगे आपको नंबर दिए गए हैं और जवाब अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ प्रैक्टिस पेपर बनाने का मतलब जो है मेन वो ये है बेटा, कि आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, है ना, आपके पास चॉइस है या नहीं है। तो देखिए, अगर हम देखें हिस्सा अलिफ जो हमें दिया गया है, इसमें हमें इबारत फहमी करना है, यानी कि कुछ नसरी इक़्तिबास आपको दिए जाएंगे और कुछ शेरी, उनको आपको पढ़ना होगा और उनके जवाब देने होंगे। तो देखिए, पहले सवाल में लिखा है ये आपका गैर दरसी है। गैर दरसी मतलब होता है जो आपकी किताब से नहीं लिया गया है। ठीक है, कहीं बाहर से लिया गया है। ये एक एक क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। अब यहाँ लिखा है, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 25 दिसंबर 1880 को गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 1880 में और कौन ऐसा अदीब है जो पैदा हुआ है। देखिए, अब मैंने आपको हिंट दे दी है कि अदीब पैदा हुआ है। ठीक है, लिखते हैं, वो बचपन से ही ज़हीन और मेहंदी थे। हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने बरतानी का सफ़र किया। ठीक है, बरतानिया का सफ़र किया और वहाँ डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल की, यानी पीएचडी करके वापस आए। हिंदुस्तान वापस आने के बाद डॉक्टर अंसारी अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। कुछ अरसे बाद, ये स्वाद है ना, जुआद में समझिएगा, कुछ अरसे बाद तुर्की पर कुछ अरसे बाद कहते हैं तुर्की पर उसके पड़ोसी मुल्कों ने हमला कर दिया। ठीक है, तुर्की की हालत सुनकर वो बेचैन हो गए। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक जमात बनाई और जंग में लोग ज़ख्मी हो रहे थे के इलाज के लिए तुर्की का सफ़र किया। ठीक है, मौलाना शिबली नोमानी भी इस जंग से बहुत रंजीदा थे। अब आपको पता है शिबली भी क्या है, सर सैयद के रुफ़क़ा में से एक थे। ठीक है, जब लखनऊ से ट्रेन रवाना हुई तो मौलाना ने डॉक्टर अंसारी के कदम चूम लिए और रोने लगे। ठीक है, तुर्की पहुंचकर डॉक्टर अंसारी और उनके दोस्तों ने ज़ख्मियों के दिलो जान से खिदमत की। ठीक है, तो ये इक़्तिबास था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब के बारे में। अब पहला सवाल देखिए, आपको लिखा है, आप लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठे। ठीक है, और जो भी जवाब है उन्हें ख़ुद से तहरीर कीजिए। देखिए आपकी तैयारी कहाँ तक है। बाकी जवाब मैं भी आपको साथ के साथ बताऊंगी, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं। अब पहला सवाल है, डॉक्टर अहमद अंसारी जो साहब थे कहाँ पैदा हुए थे। तो अभी आप यहाँ अगर आपको याद हो, पढ़ के आए कि गाज़ीपुर में पैदा हुए थे। ठीक है, तो टिक कर दीजिए गाज़ीपुर। अगले सवाल पे आ जाइए। लिखते हैं कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी बचपन में कैसे थे। तो कैसे थे, ज़हनती,
जहल और मेहनती थे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। डॉक्टरेट की तालीम हासिल करने के लिए वो कहाँ गए थे? बरतानिया गए थे। ठीक है, तुर्की पर किसने हमला किया था? तो उसके ही पड़ोसी मुल्कों ने किया था। ठीक है, अब यह आपका अगला सवाल देखिए, लिखा है तुर्की पहुंचकर डॉक्टर साहब ने क्या किया था? तो जख्मों जो भी जख्मी थे उनके दिलो जान से खिदमत की थी। ठीक, अब या जो ये लिखा होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है कि या तो आप ऊपर वाले इक़्तिबास को पढ़ के 5 सवालों के जवाब दीजिए, या फिर नीचे वाले इक़्तिबास को पढ़ के 5 सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, दोनों नहीं करने, कुछ बच्चे दोनों करके आ जाते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, आपका वक्त भी ज़ाया हो रहा है, आपकी मेहनत भी लग रही है और फ़ायदा कुछ होना नहीं है। तो इसलिए जो इक़्तिबास आपको अच्छे से समझ में आए, जिसके जवाबात आपको अच्छे से मालूम हो, उसी इक़्तिबास को किया करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है, मैंने कृष्णचंद के अफसाने मुख्तलिफ रिसालों में पढ़े थे। ठीक है, उन दिनों वो उभरते हुए अफसाना निगार थे। ठीक है, उभरते हुए यानी जो नए नए अफसाना निगार आए हैं। ठीक है, वली रेडियो पर मुलाजिम होकर, अच्छा दिल्ली है, सॉरी वो गलत लिखा हुआ है ना, सही कर दीजिएगा। ठीक है, दिल्ली रेडियो पर मुलाजिम होकर आए थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पितरस बुखारी का ज़माना था, वो रेडियो के आला अफसर थे। उनके छोटे भाई Z.A. बुखारी भी रेडियो से मुताल्लिक़ थे। ठीक है, उन दोनों का इस महकमे पर बैशन इतना असर था कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है ना कॉरपोरेशन की जगह लोग उसे बुखारी ब्रॉडकास्ट कहा करते थे। ठीक है, कॉरपोरेशन कहते थे, तो बुखारी ब्रदर्स कॉरपोरेशन कहा जाता था, यानी जो ब्रिटिश ने किया था उनको उनके नाम से जाना जाता था, दोनों भाइयों के नाम से, पुत्रस बुखारी और उनके भाई के नाम से। ठीक है, लिखते हैं उनके ज़माने में सभी अच्छे लिखने वाले रेडियो पर आ गए थे, ख़ास तौर पर पंजाब के लिखने वाले। उनमें से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के लड़कों को तरजीह दी जाती थी। ठीक है, अब देखिए ये आपको इक़्तिबास दिया गया, दर्जे बाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ ने कृष्णचंद के अफसाने कहाँ पढ़े थे? तो कहाँ पढ़े थे? अभी आपने पढ़ा कि उसने मुख्तलिफ़ रिसालों में पढ़े थे। अगला सवाल लिखा है कृष्णचंद के ज़माने में दिल्ली रेडियो पर मुलाजिम हो गए थे। कौन मुलाजिम हो गए थे? तो बुखारी साहब भी हो गए थे, है ना, तो पितरस बुखारी ही हो गए थे। ठीक, आगे आ जाइए, यह लिखा है रेडियो के आला अफसर कौन थे? तो कौन थे आला अफसर रेडियो के? तो पितरस बुखारी थे, है ना आला अफसर। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पितरस बुखारी और उनके जो भाई थे, ठीक है, आपस में क्या रिश्ता था? दोनों क्या थे? भाई भाई थे। अगला सवाल देखिए, लिखा है इस ज़माने में रेडियो पर किसको तरजीह दी जाती थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के तलबा को। ठीक है, आगे आ जाइए, तो ये 5 सवाल थे। अब देखिए एक एक नंबर के 5 सवाल थे आपके, तो आपने दोनों में से किसी एक को ही करना था। ठीक, अब यह सवाल 2 शुरू होता है, ये आपका शेरी इक़्तिबास है, यानी जो अशार लिखे हैं आपको इन्हें पढ़ना है और पूछे गए सवाल के जवाब देने हैं। लिखते हैं, कहते हैं उसे बच्चों ये चीज़ बड़ी मामूली है, लेकिन इस पैसे के पीछे सब दुनिया रास्ता भूली है। आज तुम्हें इस पैसे की सारी तारीख सुनाते हैं, जितने जग अब तक बीते हैं उन सब की झलक दिखाते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं एक ऐसा दौर भी था जग में जब इस पैसे का नाम न था, चीज़ें चीज़ों से बिकती थी, चीज़ों का कुछ दाम न था। ठीक है, यानी आप बात कर रहे हैं कि बेटा आज लोग कहते हैं कि पैसा तो बेकार चीज़ है, लेकिन फिर भी इसी पैसे के पीछे हर कोई भाग रहा है ना। तो कहते हैं आज हम तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाएंगे जब पैसे का कोई मोल नहीं था, जब पैसा ही नहीं था इनफैक्ट, है ना। आपको पता है ना वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती थी जिसे आप बैटर सिस्टम कहते हैं, एक चीज़ लो एक चीज़ दो। ठीक है, लिखते हैं क्या चीज़ बड़ी मामूली है? पैसा। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है पैसे के पीछे कौन रास्ता भूले हैं? तो कौन रास्ता भूला है? सारी दुनिया, है ना, हर इंसान रास्ता भूल चुकी है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है शायर पैसे की कैसी कहानी सुनाना चाहता है हमें? तारीख़ी। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला लिखते हैं जितने जग अब तक बीते हैं, है ना, उनकी क्या दिखाना चाहता है वो? आपको झलक। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए, यह लिखते हैं पहले चीज़ों का क्या ना था? तो आपको पता है कि पहले चीज़ों का दाम न था।
ठीक। अब यहाँ जो ये या लिखा है इसका भी मतलब ये होता है कि या तो आप ऊपर के 5 सवालों के जवाब दीजिए या फिर नीचे के। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, कोई भी घर हो, ठीक है, दिवाली के दिए जलते थे, ईद भी देती थी, सपनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल पर बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पर दमक उठते थे लाले क्या क्या, अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दे, सोची हुई तोहमत के सिवा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले हम लोग मिलजुल कर रहते थे, अगर होली है, दिवाली है, ईद है, कुछ भी है, मिलजुल कर सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने हमारी तकदीर लिख दी है कि हम बस दुश्मनी में ही रहेंगे, है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया। अब लिखते हैं, दिवाली कैसा त्यौहार है, बताइए किसका त्यौहार है दिवाली, तो असल में तो ये हिंदुओं का त्यौहार है ना, मनाते सब लोग मिलके हैं। आगे देखिए लिखते हैं, रंगों का त्यौहार क्या है, तो होली है रंगों का त्यौहार। ठीक है, ईद क्या भर देती है, जल्दी से बताइए, मिसरे को पूरा कीजिए। तो ईद जो भर रही थी, क्या भर रही थी, उजाले, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, लिखा है क्या उजाले, ये लिखा उजाले। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए, अजनबी हाथों से क्या मुराद है, तो अजनबी हाथों से मुराद है गैर मुल्की लोग, है ना, जिन्होंने हमारे ऊपर क्या करा था, हुकूमत की थी। लिखते हैं, इस शेरी इक़्तिबास का ताल्लुक़ किस सिल्म से है, तो इसका इक़्तिबास जो है वो नज़्म से है, क्योंकि मुसलसल एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये दरसी इक़्तिबास दिया गया है, जो आपकी किताब से लिया गया है, मौला बख्श हाथी वाला। ठीक है, तो इस इक़्तिबास को मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी हम इसके आंसर्स देख लेंगे। तो देखिए पहला है ये कि ये इबारत कहाँ से ली गई है, मैंने भी आपको बता ही दिया कि बहादुर शाह के हाथी से ली गई है। ठीक है, सैयद साहब को गाफिल पाकर मौला बख्श ने क्या किया था, तो उन्हें मार दिया था, है ना। देखिए यहाँ लिखा होगा, उसने उन्हें गाफिल पाकर, ये देखिए ये लिखा है, उन्हें सूट में लपेट लिया था और उठा के फेंक दिया था। तो आप लिख लीजिए, उन्हें सूट में लपेट लिया था। अगला एक है, सैयद साहब की बेगम ने, जो बेगम थी, उन्होंने बच्चे के आगे क्यों डाल दिया था, ले मोए इसको भी मार डाल, है ना, इसीलिए डाला था उसे। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, यह लिखा है कि मौला बख्श क्यों बेकाबू हो गया था। ठीक है, तो मस्ती में आकर बेकाबू हो गया था। ठीक है, लिखा है, बच्चे का क्या नाम था, तो अगर आपने हमारी सीरीज़ देखी होगी तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है कि उसमें बच्चे का क्या नाम था, तो रहमत अली नाम था उस बच्चे का। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। देखिए मैं आप लोग से कह रही हूँ कि मैंने ना इसकी एमसीक्यू की सीरीज़ बनाई है, आप लोग वो देख लीजिए। इसी तरह के अंदर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो चैप्टर के अंदर के, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ही आपको पता होगा, है ना। तो मेहरबानी करके आप लोग उसे देख लीजिए ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका दरसी इक़्तिबास है लेकिन शेरी है। ठीक है, यानी कोई पोएम ली गई है। तो देखिए लिखा है, आया है बाहर का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियाँ क्या क्या चटक रही है ना, सारी रोशनी महक रही है, हल्की हल्की ये उल्की खुशबुएं, ठीक है, फैली हुई है चमन में हर सू, चिड़िया गाती है गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे, शाखाओं का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला, है ना। ये देखिए, कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्ज़ी में झलक रही है सुर्खी। ठीक है, तो ये क्या है, ये दर्जे 12 जो अशार है, ये किससे लिए गए हैं, बाहर के दिन से। शाखों का झूला किसने बना लिया है, तो फूलों ने बना लिया है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, झूला कैसे लदा हुआ है, तो झूला जो है वो फूलों से ही लदा हुआ है। ठीक है, मिसरे को पूरा कीजिए, आया है किसका, कलियों के बाहर का ज़माना, है ना, आया है बाहर का ज़माना। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है, इसके शायर कौन है, तो ये ज़रा आप लोग ख़ुद से मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास तो किताब है नहीं मौजूद जो मैं देख के बताऊँ, और इतना याद नहीं रहता मुझे। ठीक है, तो आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा कि ये किस मतलब इस नज़्म को किसने लिखा है। अब देखिए अगला सवाल जो है ये आपका क्या, अच्छा देखिए आपको यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई है कि जो आपके गैर दरसी इक़्तिबासात हैं उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, या तो ये कीजिए या तो ये कीजिए, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए है ना यहाँ का ऑप्शन। लेकिन जो आपका दरसी इक़्तिबास है वो एक ही एक दिया गया है, यानी उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जितने भी चैप्टर आपके हैं सारे चैप्टर्स को नाम के साथ पढ़िए कि क्या चैप्टर का नाम है, और उसके पोएम, अगर वो पोएम है तो किसने लिखी है, पोएट कौन है, अगर वो आपका कोई चैप्टर है तो उसके अदीब कौन है, राइटर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे आपके आ जाते हैं मज़मून, ठीक है। तो मज़मून 10 नंबर का आएगा। मेरे वालिदैन, यौम असातिज़ा और सफ़र के हालात, ये सारे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी मौका देख के मैं दोबारा आपको करवा भी दूँगी, ठीक है। फ़िलहाल आप लोग पिछले देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रही बात आपकी एप्लीकेशन की, तो ये मैं 100 मरतबा आपसे कह चुकी हूँ कि यही 2-4 एप्लीकेशंस है जो रिपीट होती हैं। एक ही आपकी शादी में जाने की, या तो आपसे फ़ीस माफ़ कराने की, या फिर आपकी सेक्शन तब्दील कराने की, ठीक है। तो शादी में जाने की अभी मैंने पिछले हफ्ते ही शायद अपलोड की होगी, तो अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, ठीक है। और सालगिरह में बुलाने के लिए, ये तो मैंने पहले अपलोड करी थी, इंशाल्लाह दोबारा अपलोड कर दूँगी। ये तो मैंने परसों नरसों में ही अपलोड किए, देख लीजिएगा, थोड़ा चैनल पे विज़िट कीजिए ताकि आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी की, या फिर सबक के खुलासे की, एहसान का बदला एहसान, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए 3 वीडियो बनाऊंगी अलग अलग। एक में हम सारे राइटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक वीडियो में हम सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है। और एक वीडियो में हम ग्रामर करेंगे। तो ये 3 वीडियो आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगी। बाकी सब चीज़ें अपलोड है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अख्तर शेरानी के बारे में, या नज़्म पौधा और घास के बारे में, ये सब चीज़ें हमने पहले ही पढ़ा दी है। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के 8 सवाल हैं, ठीक है। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, कुर्सी, स्कूल, किताब और कलम क्या है? तो ये सब इसम है, किसी चीज़ के नाम है। आराम का मुतज़ाद क्या होता है? आराम मतलब होता है सुकून, है ना। मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो आराम का क्या हो जाएगा? तकलीफ़, ठीक। लिखा है परिंदे का वाहिद क्या होगा? ये परिंदे है, तो परिंदे का वाहिद क्या हो जाएगा? परिंदा, ठीक है। वाहिद मतलब एक लफ्ज़, सिंगल। अब यहाँ लिखा हुआ है, दर्ज झेल में से मुअन्नस की पहचान कीजिए। तो देखिए, आप ना इन्हें जुमलों में प्रयोग कर लीजिए, जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, आपको पता चल जाएगा। हवा चल रही है, ठीक है। जहाज़ चल रहा है, ठीक है। सांप आ रहा है, ठीक है। और हाल कैसा है, ठीक है। तो इससे मुझे ये पता चला सिर्फ एक ही हवा जो है यही मुअन्नस है, यही अलग है, क्योंकि हवा चल रही है, बाकी सब में चल रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है, लफ्ज़ आराम का मुतरादिफ क्या है? अब देखिए ये याद रखिएगा, ऊपर मुतज़ाद पूछा गया था, मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा, तो आराम का क्या हो जाएगा? तकलीफ़। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है मुतरादिफ, मुतरादिफ होता है सिनोनियम, ठीक है। तो आराम का सिनोनियम क्या हो जाएगा? ऐश, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए, अहकाम का वाहिद क्या हो जाएगा? अहकाम का मतलब होता है हुक्म, है ना। हुक्म की जमा है अहकाम। आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है आपका लाहिक़े वाले लफ्ज़ बताइए जिसमें लायका लगा है। देखिए, नेक अपने आप में एक लफ्ज़ है, आराम और हक़ ये सब अपने आप में एक एक लफ्ज़ है, इनके आगे पीछे कुछ नहीं लगा। लेकिन वफ़ा एक लफ्ज़ है जिसके पीछे दार लगा हुआ है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? लायक़े के साथ है, वफ़ादार, ठीक। लायका कहाँ लगता है? पीछे लगता है, और सांप का आगे। ये देखिए अगला सवाल आ भी गया है। यहाँ लिखा है, चाल सा चेहरा, ये किसकी मिसाल है? तो चाल सा चेहरा तशबीह की मिसाल है, ठीक है। जब हम किसी को किसी के बराबर बताते हैं तो वो तशबीह कहलाता है। तो चाल का सा चेहरा, यानी हमने चेहरे को क्या कर दिया है? चाल के बराबर बता दिया है। लफ्ज़ साबका अभी मैंने आपको बता दिया, साबका का लगता है आगे। तो वफ़ादार, तो देखिए वफ़ा आगे है, दार पीछे लगाते तो साबका हो ही नहीं सकता है, तो लायका हो गया, ठीक है। और ये रहा हुक्म, हुक्म अपने आप में एक लफ्ज़ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो देखिए, सफ़र, सफ़र एक वर्ड है, उसके पीछे नामा लगा है, तो पीछे तो लायक़े में लगता है। तो सही जवाब क्या हो गया? बेवफ़ा। वफ़ा मेल वर्ड है, उसके आगे बे लगा हुआ है, ठीक है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में जमा की पहचान कीजिए। बताइए कौन कौन से लफ्ज़ जमा में है? तो देखिए, परिंदा जमा नहीं है, जंगल जमा नहीं है, ऊँट भी जमा नहीं है, तो जमा क्या है? झाड़ियाँ, ठीक। अब यहाँ मुहावरे लिखे, इनका आपको क्या करना है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब आप लोग ना कमेंट करते हैं, मैं मुहावरा तो बड़ा मुश्किल आया है। बेटा, एक भी मुहावरा आपके चैप्टर्स के बाहर से नहीं आता है, ठीक है। तो जो आपका बुक वर्क है ना, बुक वर्क में जो आपको मुहावरे दिए गए हैं उनको पढ़िए, उनको ही बार बार रिवाइज़ कीजिए, ठीक है।
अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो देखिए इनके आंसर्स मैं आपको लिख के नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आंसर जब एक आध दिन में मैं आपको जो चैप्टर है उसकी डिस्कशन की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के ही दिखाऊंगी मैं, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग खुद से इसे तहरीर कीजिए और बाद में तब चेक कीजिएगा, ठीक है। घोंसले से ज़मीन पर अंडे किसने फेंके थे और क्यों? आपको पता है चिड़िया ने फेंके थे, है ना, क्योंकि बच्चों ने उसे छू लिया था और वो ख़राब हो गए थे। कंगारू की ग़िज़ा क्या है? ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। तो वैसे तो देखिए कोई बहुत सारे क्वेश्चन है नहीं, है ना, आप सारे ही पढ़ लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूले थे, घोड़े ने उसकी जान बचा ली थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके 3 सवाल तो 2-2 नंबर के रहने वाले हैं और यहाँ पे 1-1 नंबर के 2 सवाल रहने वाले हैं। श्यामा और केशव का जिक्र किस सबक में आया है? तो नादान दोस्त में आया है। कहावतों की कहानी में किसकी कहानी बताई गई है ना। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है नज़्म हिंदू मुसलमान में नाइत्तेफाकी को आज़ार जा क्यों कहा गया है? पौधे ने घास से क्या शिकायत की थी, है ना, बेजा क्यों कहा था कि मतलब तुम्हारी शिकायत जो है वो बेकार है, मत करो, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, कामराली का राज क्या है? एक लड़की की जो गीत है उसके शायर कौन है, बताइए। तो मैंने भी आपको बोला है कि बेटा आप लोग जितनी भी नज़्में हैं, जितने भी चैप्टर है, उनके शायर का नाम, अदीब का नाम याद कीजिए, है ना। आगे लिखा है फेंक देते हैं मुझे जड़ से खोद कर, ये मिसरा एक पौधे और घास में किसके ज़रिए अदा हुआ है? यानी ये मिसरा किसने कहा है? तो ये घास ने कहा है पौधे से कि लोग मुझे उखाड़ कर फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रैक्टिस पेपर था। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।